इसमें जो है लिथोस्फीयर में परतें पाई जाती है। क्या परतदार परत होता है लिथोस्फीयर के अंदर, जिसके कारण उनमें मिनरल्स वगैरह पाई जाती हैं जो कि हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा न्यू टॉपिक जो है वो आता है, वो है हाइड्रोस्फीयर का। हाइड्रोस्फीयर क्या है? द वाटर विच फॉर्म्स अबाउट 3/4 ऑफ आवर अर्थ कॉन्स्टिट्यूट्स द हाइड्रोस्फीयर। मतलब कि है ना, तुमको वैसे ही पता है कि हमारे पृथ्वी पर ना पानी जाता है। क्या है? पानी जाता है। तो 3/4 ऑफ अर्थ, हमारे अर्थ का पृथ्वी पे 3/4 हिस्सा जो है वो हाइड्रोस्फीयर है। हाइड्रोस्फीयर किस रूप में है? हाइड्रोस्फीयर जो है हमारा वो ओशन, सी, रिवर, लेक्स, जो पानी जिनके अंदर भरा हुआ होता है, एक उससे कहते हैं। ठीक है, it includes water bodies like oceans, seas, river, lakes etc. More than 71% of the earth's surface is covered with water. मानी कि जमीन का 71% लगभग जो है वह वो पानी से ढका हुआ है। सो द अर्थ इज, इसलिए अर्थ को वाटरी प्लैनेट भी कहते हैं। ठीक है, मोर ओवर वाटरी प्लैनेट या ब्लू प्लैनेट दोनों कहते हैं। मोर ओवर द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट विच हैज वाटर। अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसके ऊपर पानी जो है वो पाया जाता है। ठीक है, वाटर इज इसेंशियल फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ लाइफ। पानी जो है हमारी लाइफ के लिए, हमारे जिंदा रहने के लिए बहुत उपयोगी है। वी नीड वाटर फॉर डोमेस्टिक यूज, फार्मर्स नीड वाटर फॉर द क्रॉप्स एंड इंडस्ट्रीज नीड वाटर फॉर मैन्युफैक्चरिंग। हम लोगों को डोमेस्टिक वर्क मतलब होता है हमारे घरेलू कार्य के लिए पानी की जरूरत होती है, पीने के लिए जरूरत होती है, कपड़े धोने, बर्तन मांजने, ऐसे बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, और फार्मर्स को तो है ना एग्रीकल्चर के लिए पानी की जरूरत होती है, पेड़ पौधे वगैरह उगाने के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए पानी की जरूरत होती है। और फैक्ट्रीज वगैरह में, मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्रीज वगैरह भी होती हैं, उनके अंदर भी पानी का उपयोग होता है। ठीक है, इसके अलावा it provides a habitat to the marine life and food in the form of fish, shrimps, crabs etc. इसके अंदर कई प्रकार के जो है ना पानी के अंदर रहने वाले जानवर, समुद्री जानवरों का एक प्रकार से घर होता है। और घर होता है और समुद्री जानवर जो हैं कई जो ऐसे होते हैं वो हम हमारे भोजन के रूप में काम में लेते हैं और उनसे हमें भोजन मिलता है। जैसे फिश हो गया, श्रिम्प्स, फिश मतलब तो मालूम है तुमको, श्रिम्प्स मतलब होता है झींगा, क्रैब्स का मतलब होता है केकड़ा वगैरह, ये सब है ना पानी में रहते हैं, समुद्र में रहते हैं और इनका उपयोग खाने के लिए भी किया जाता है, एक प्रकार से फूड के रूप में भी किया जाता है। Even in the seabed, deposits of mineral oil and gases are found. समुद्र और पानी इनकी तलहटी, सीबेड मतलब तलहटी, नीचे के हिस्से में मिनरल्स और गैसेस वगैरह पाई जाती हैं, जो कि जिनको कि है ना हमारे उपयोग में लिया जा सकता है। माने कि उसमें है ना प्लांट वगैरह लगाते करते, प्लांट का मतलब होता है इंडस्ट्री, फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, उसको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहेंगे, उनको लगाया जाता है। उससे ना जमीन के नीचे से गैसेस और क्या ऑयल वगैरह जो होता है, तेल वगैरह, जो तेल के कुएं होते हैं, कभी कभी पता लगता है समुद्र में तेल का कुआं है मिला तो उसमें से तेल निकालते हैं, तो वो भी बहुत उपयोगी होता है। ठीक है, ओशंस आर मेजर लिंक्स बिटवीन लैंड मासेस एंड हैंस प्रमोट ट्रेड एंड कल्चर। अब ओशंस जो है उनका वो है ना लैंड मास मतलब बड़े बड़े है ना, और दूसरे देशों से हमारे भारत जो है बहुत सारे दूसरे देशों से भी कनेक्टेड है लैंड के थ्रू। तो इससे क्या होता है कि ओशंस में समुद्री जहाज वगैरह होते हैं, वो चलते हैं, तो ये समुद्री जहाज़ों से सामान वगैरह जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाया जाता है। और यात्री तो खैर जाते ही जाते हैं और इसमें ना सामान वगैरह लेके जाया जाता है, और इससे क्या होता है ट्रेड, व्यापार वगैरह होता है। भारी भारी जो सामान होता है वो ज़्यादातर जो है पानी के थ्रू लेके जाता है। अब हवाई जहाज वगैरह में, ट्रेनों वगैरह में तो एकदम से ऐसा इतना ज़्यादा सामान तो नहीं लेके जा सकते जितना ज़्यादा हम समुद्र के बड़े बड़े जहाज़ों के थ्रू लेके जा सकते हैं। हाँ, इसमें ना किराया तो कम लगता है परंतु टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, ये बात इसमें है। पर फिर भी इसको जो है ये ट्रेड में बहुत ज़्यादा काम में आता है। यानी समुद्र वगैरह जो हाइड्रोस्फीयर है हमारा, एक प्रकार से ट्रेड में भी बहुत हेल्पफुल होता है।
अब हम आ गए हमारी न्यू टॉपिक एंड दैट इज अबाउट द एटमॉस्फेयर. व्हाट इज एन एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर इज अ ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग अस. एटमॉस्फेयर क्या है? एक प्रकार का हवा का ब्लैंकेट तो खैर नहीं है, वो इसे कहते हैं आसपास जिस तरह ब्लैंकेट से हम अपने आप को ढक लेते हैं, घेरे रहते हैं ना, ऐसे ही आसपास की जो हवा है वो एटमॉस्फेयर की जो हवा है वो हमारे आसपास हमको घेरे देती है. ठीक है. अच्छा, एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस पाई जाती हैं? एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस पाई जाती है. ठीक है. ऑक्सीजन गैस है, तुमको सबको पता है सांस लेने के लिए हमको जरूरत है. कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा उसमें पेड़ पौधे जो हैं उससे खाना बनाने का काम में लेते हैं. और नाइट्रोजन गैस है, वो इनडायरेक्ट तरीके से, ये तुम आगे पढ़ोगे, ये है ना इसकी सिंपल कंपाउंड्स वगैरह बनते हैं जब ये मिट्टी वगैरह में मिलती है, फिर इनको पेड़ पौधे सोखते हैं और उनके अंदर जो है नाइट्रोजन वगैरह जो है अंदर ऊपर पहुंच जाती है. ठीक है. ऑक्सीजन की मात्रा एटमॉस्फेयर में 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड की 0.03% है और नाइट्रोजन की 78% है. ठीक है. इसके अलावा और भी कुछ गैसेस जो हैं वो है ना इसमें पाई जाती है, जैसे कि आर्गन, नियॉन, हीलियम और मीथेन. ये सभी गैसेस हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं. एटमॉस्फेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स. Change in atmosphere produces change in the weather and climate. It protects us from the harmful ultraviolet rays. It also prevents Earth from becoming extremely hot and cold. अब क्या है कि एटमॉस्फेयर जो है वो लिविंग बीइंग्स के लिए बहुत ही उपयोगी है. और जब है ना एटमॉस्फेयर में चेंज होता है तो है ना वेदर, मौसम, क्लाइमेट जो होता है ना ये चेंज हो जाते हैं. ठीक है. और वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर के अंदर एक ओजोन की ऊपर परत होती है, वो क्या करती है कि ना सूरज से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं उनको जमीन तक आने से, पृथ्वी तक आने से रोकती हैं, उनको स्लो करती हैं, जिससे कि क्या होता है काफ़ी हार्मफुल, अगर वो हमारे जमीन तक आ जाए तो उससे बहुत हार्मफुल इफेक्ट्स क्रिएट हो सकते हैं. तो उनसे बचाव के लिए उनसे भी एटमॉस्फेयर अल्ट्रावायलेट किरणों से भी हमारी बचाव करता है. ठीक है. और वो क्या करता है, पृथ्वी को बहुत ज़्यादा ठंडा और बहुत ज़्यादा गर्म होने से बचाता है. ठीक है. एटमॉस्फेयर का टॉपिक हो गया पूरा. अब हम पढ़ेंगे बायोस्फीयर. अब बायोस्फीयर क्या है? Biosphere is a narrow contact zone consisting of the lower part of the atmosphere, the upper part of the lithosphere and a part of hydrosphere. Biosphere जो है ये तीनों का मिश्रण होता है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर. अब एक बात ध्यान देने वाली है कि हम जो जीते हैं ना, हमें जिंदा रहने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? हमको चाहिए, एक तो हमको चाहिए हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रोस्फीयर का मतलब पानी, लिथोस्फीयर मतलब जमीन, हमें जमीन चाहिए, और हमको एटमॉस्फेयर भी चाहिए, मतलब कि है ना सांस लेने के लिए हमको हवा चाहिए. तीनों स्फीयर हमको चाहिए ना, तो ये तीनों स्फीयर जहाँ पे मिलते हैं उसको कहते हैं बायोस्फीयर, और इसलिए बायोस्फीयर पे लाइफ जो है वो पॉसिबल है. ठीक है. इट मेक्स द अर्थ अ यूनिक प्लैनेट. इसके कारण अर्थ एक यूनिक अलग हटके प्लैनेट बनता है इन द सोलर सिस्टम बिकॉज इट सपोर्ट्स लाइफ, क्योंकि वो लाइफ को सपोर्ट करता है. इट इंक्लूड्स ऑल द लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड ह्यूमन बीइंग्स. तो इस बायोस्फीयर के अंदर जो है सारे लिविंग कंपोनेंट्स जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब छोटे जीव जंतु वगैरह हैं, ह्यूमन बीइंग्स हम लोग जो हैं सब उसमें पाए जाते हैं. ठीक है. अब हम आ गया इकोसिस्टम पे. क्या इकोसिस्टम का मतलब होता है पारितंत्र. चलो इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं. इकोसिस्टम को अ यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया फंक्शनिंग टुगेदर विद द नॉन लिविंग ऑफ द एनवायरनमेंट फॉर्म एन इकोसिस्टम. इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम के अंदर लिविंग और नॉन लिविंग दोनों मिलके बराबर कार्य करते हैं, रहते हैं. उस जो वातावरण बनता है लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के मिलने से बनता है, उसको इकोसिस्टम कहते हैं. A desert, a forest area, a grassland, a lake, an ocean, even an aquarium
आर एग्जाम्पल्स ऑफ इकोसिस्टम। एक्वेरियम मतलब मालूम है, वो जो है ना एक है ना शीशे का बना हुआ डब्बा सा होता है ना, उसके अंदर पानी होता है, उसके अंदर मच्छियाँ वगैरह तैरती रहती है, तुमने कभी देखा होगा, उसको कहते हैं एक्वेरियम। ठीक है, तो ये सब इकोसिस्टम के एग्जाम्पल्स हैं। एंड इकोसिस्टम माइट बी एज स्मॉल एज अ पॉन्ड। इकोसिस्टम एक छोटा तालाब के जितना भी हो सकता है, और लार्ज एज अ डेजर्ट, एक रेगिस्तान की तरह बड़ा भी हो सकता है। The larger ecosystem are also specific kinds of vegetation such as the tundra or the tropical rainforest। जो है ना बड़े बड़े इकोसिस्टम है ना, वो एक विभिन्न प्रकार का वेजिटेशन, पेड़ पौधे वगैरह जो उगते हैं ना, टुंड्रा प्रदेश और द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये एक प्रकार के जंगलों का नाम है। ठीक है, टुंड्रा प्रदेश होता है, ठीक है, और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं, जहाँ पे के ना ट्रॉपिकल एरियाज को बोलते हैं, वहाँ पे रेन फॉरेस्ट होते हैं, वहाँ पे बरसात बहुत ज़्यादा होती है, और वहाँ पे जो फॉरेस्ट होता है वो, ऐसे एरिया को भी हम इकोसिस्टम बोल सकते हैं। इन ईच इकोसिस्टम द प्लांट्स एंड एनिमल्स अडैप्ट देमसेल्व्स टू द एनवायरनमेंट। तो क्या होता है, हर इकोसिस्टम में प्लांट्स और एनिमल्स अपने आप को वहाँ के रहने योग्य बना लेते हैं। जैसे कि ठंडे प्रदेश वाला है, तो वहाँ की जो है ना, तुमको पता है जानवर वगैरह जो होते हैं उनके शरीर पे फर होता है, तो वो वहाँ पे इजीली रह सकते हैं। ठंडे प्रदेश के जो प्लांट्स वगैरह होते हैं वो कॉनिकल टाइप होते हैं, ताकि उन पे बर्फ़ वगैरह ठंड वगैरह गिरे तो उनसे बर्फ़ फिसल फिसल के नीचे आ जाती है, तो पेड़ों को नुकसान नहीं पहुँचता। ठीक है, हमारे रेगिस्तान में कैमल जैसे जानवर रहते हैं, और है ना हमारे यहाँ पे ऐसे पेड़ पौधे पाए जाते हैं जिनके लीव्स मॉडिफाई होके कांटे बन जाती है, यानी कांटेदार पेड़ पौधे पाए जाते हैं। अलग अलग प्रदेश में अलग अलग प्रकार के जो है ना पेड़ पौधे और जानवर वगैरह पाए जाते हैं, इनका अलग अलग प्रकार का इकोसिस्टम हो जाता है। Nature maintains a perfect balance between all the components of the environment within each ecosystem. If any one component of ecosystem is disturbed, this balance can get easily disturbed। तो ये क्या है, नेचर ने, प्रकृति ने अपना खुद का एक है ना वो बना के रखा हुआ है, माने संतुलन, बैलेंस बना के रखा हुआ है। अगर प्रकृति का बैलेंस खराब हो जाएगा तो है ना उनका सिस्टम में ना खराबी आ जाएगी, तो हमारे लाइफ के लिए भी है ना प्रॉब्लम हो जाएगी। एक उसका एग्जांपल मैं देती हूँ, जैसे कि है ना पेड़ पौधे वगैरह हैं, ठीक है, नेचुरल, भगवान ने नेचुरल बहुत पेड़ पौधे दिए, पेड़ पौधे अपने आप उगते करते रहते हैं। ठीक है, अगर हम लोग पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा काट देंगे कर देंगे तो उससे क्या होगा, उससे है ना इसका प्रकृति का संतुलन जो है वो खराब हो जाएगा। वहाँ पर रहने वाले जानवर जीव जंतु वगैरह कहाँ जाएंगे, फिर वो शहरों की तरफ आते हैं और नुकसान पहुँचाने लग जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा क्या होता है, पेड़ पौधे कट जाने से फिर बरसात वगैरह भी कम आती है, खेत, तो इससे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग जाते हैं। इसलिए हमको इसका नेचर का जो है वो बैलेंस सही बनाए रखना जरूरी है। ठीक है, even if an ecosystem is balanced, that does not mean that no changes ever occur. A windstorm might roll through wiping out a swath of trees. A predator might be overhunted, or a drought might reduce the availability of food resources. These ecological changes are called disturbances. A disturbance is any change that causes a disturbance is any change that causes a disruption in the balance of the ecosystem। चलो ठीक है, हमने तो पेड़ पौधे काटे करा, उससे तो चलो इम्बैलेंस हुआ। ठीक है, कभी कभी नेचुरल तरीके से भी बाढ़ आ जाती है, या फिर है ना सूखा पड़ जाता है, जैसे कि पेड़ पौधे वगैरह सूख जाते हैं, कट जाते हैं, तो ये जो है वो नेचुरल है। जो नेचुरल होता है उसको कहते हैं डिस्टर्बेंस। ठीक है, कभी कभी नेचुरल भी हो जाता है अपने आप ही, है ना, बहुत ज़्यादा बरसात आ गई, बाढ़ आ गई, तो है ना काफ़ी है ना नुकसान हो जाता है, नेचुरल तरीके से नुकसान हो जाता है। अब ह्यूमन एनवायरनमेंट, मैन इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट। जो ह्यूमन एनवायरनमेंट है उसके नाम से पता लगता है कि हाँ, मैन जो है वो ह्यूमन एनवायरनमेंट का एक पार्ट है। He adapts himself or modifies the environment where he lives to a great extent to suit his needs. With the help of technology, he learned to grow crops, to domesticate animals, and started leading a settled life in village. Then trade and commerce industries and efficient means of transport or communication developed. Gradually, human beings used their skill and created things from the natural environment so as to satisfy their needs, wants, and aspirations. Thus, human environment includes everything created by man,
with the help of technology. अब सुनो कि ह्यूमन एनवायरनमेंट, ह्यूमन बींग्स जब है ना, ह्यूमन बींग्स जो होते हैं उनके पास में स्किल होता है, दिमाग था, तो उन्होंने धीरे धीरे क्या करा, अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए, अपने आप को आराम दिलाने के लिए, अपनी लाइफ एक इजी लाइफ बनाने के लिए उन्होंने क्या करा कि ना टेक्नोलॉजी का डेवलप करा, टेक्नोलॉजी का डेवलप करा। पहले झोपड़ी वगैरह होती थी, फिर पक्के घर बनाने शुरू कर दिए, बिल्डिंग बनाने शुरू कर दिए, रोड्स बनाने शुरू कर दिए, ठीक है। और कई बार तो वो पेड़ों को काट के उस जगह पे ना बड़ी बड़ी है ना बिल्डिंगें बना देते हैं, मॉल्स बना देते हैं, ठीक है। तो उन्होंने अपनी ज़रूरत के अनुसार प्रकृति का में काफ़ी जो है वो चेंजेस वगैरह कर दिए टेक्नोलॉजी की सहायता से। उन्होंने फैक्ट्री बना दी, फैमिली बन गए, इंडस्ट्रीज बना दिए, मॉन्यूमेंट्स मतलब था स्मारक बना दिए, ब्रिज बना दिए। इवन टुडे मैन इज क्रिएटिंग थिंग्स फ्रॉम द नेचुरल एनवायरनमेंट विद द हेल्प ऑफ मोर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। आज भी इंसान जो है वो क्या कर रहा है, अपने दिमाग से, अपने टेक्नोलॉजी से नई नई चीज़ें बनाता जा रहा है। मैन हैज कंट्रोल्ड हिज एनवायरनमेंट इन मेनी अदर वेज एज वेल, like plants have been cultivated in places which are far from the natural habitat. Natural wealth has been converted into resources that have helped build the world we live in today. Different environments have different qualities and uses. Each needs to be carefully managed and protected for future. The needs of the hour is to limit the use of resources and protect the environment. This is possible by controlling population growth, preventing population, planting trees, using alternative eco-friendly fuels like CNG and prohibiting the use of polythene. This will help to maintain the balance of nature and preserve our environment for the future generation. ठीक है, हमने माना कि ह्यूमन बींग्स जो है वो चेंजेस कर रहा है, वो काफ़ी चेंजेस वगैरह कर रहा है, ठीक है। तो उसको चेंजेस तो कर रहा है, मगर उसको क्या करना चाहिए कि है ना, ये चेंजेस सोच समझ के करना चाहिए, प्रकृति को ज़्यादा नुकसान ना पहुंचाते हुए ये सब कुछ करना चाहिए, ठीक है। और है ना, उसको हमारे रिसोर्सेज जो हैं उनको सही तरह से उपयोग करना चाहिए, उनको वेस्ट नहीं करना चाहिए। और इन सब के करने के लिए, रिसोर्सेज को मेंटेन करने के लिए उसको क्या करना चाहिए, पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर रोक लगानी चाहिए, और पॉल्यूशन, गंदगी नहीं मचानी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, और इको फ्रेंडली फ्यूल CNG जिससे कि ज़्यादा प्रदूषण नहीं होता उसको यूज़ करना चाहिए, और पॉलीथीन का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उसके बदले उसका अल्टरनेट यूज़ जो हैं उनको काम में लेना चाहिए, और हमारे नेचर का जो बैलेंस है उसको बनाए रखना चाहिए। अगर हम अपने नेचर का बैलेंस सही तरीके से बना के नहीं रखेंगे तो आगे जाके हमें बहुत सारी परेशानियां का सामना करना पड़ सकता है। तो इस प्रकार हमारा ये चैप्टर जो है एनवायरनमेंट अब फिनिश होता है, और इससे रिलेटेड जो सेल्फ इवोल्यूशन वगैरह है ये वैसे तो मैं तुमको होमवर्क में एक बार दे भी चुकी हूँ, और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं इसको दोबारा से इसके टिक द करेक्ट ऑप्शंस, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, डिस्टिंग्विश बिटवीन, ये तुमको मैं दोबारा तुम्हारे ऐप जो अपना है क्रिएटिव स्कूल का जो ऐप है इसके अंदर इसके सारे आंसर्स वगैरह को मैं रुक